आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। हाँ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट में क्या फर्क है ये सुन लीजिए। मैनेजमेंट एक्सपर्ट हम उस एक्सपर्ट को कहते हैं जो मैनेजमेंट ने इंगेज किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। मैनेजमेंट ने इंगेज किया किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने। जैसे मैनेजमेंट ने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया और अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी रिवैल्यूएशन करवानी है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट को हायर किया, उसकी सर्विसेज एक्वायर की गई, उसने रिवैल्यूएशन की। ये है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जिसे किसने इंगेज किया है? मैनेजमेंट ने। किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। ऑडिटर एक्सपर्ट कौन है? वो एक्सपर्ट जिसको ऑडिटर इंगेज करता है। किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है। अब नॉर्मली बेहतर ये है कि मैनेजमेंट का एक्सपर्ट अलग हो, ऑडिटर का एक्सपर्ट अलग हो, बेहतर ये है। लेकिन एक जगह पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, क्या ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को यूज कर सकता है? भैया भाई आप टीचर बनना चाहते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए हैं। उधर लैदा पढ़ा रहा हूँ, लैदा लेक्चर शुरू किया उसने। अच्छा, रोज लगा होता है इसके साथ, रोज कोई ना कोई बोल रहा है। भाई मुझे क्या जरूरत है लैदा करने की, भाई पाप लगेगा। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है, क्या ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ही काम को यूज कर सकता है, उसके काम पे रिलाई कर सकता है? ये एक इशू है। असूली तौर पे मैनेजमेंट का एक्सपर्ट लाता, ऑडिटर का एक्सपर्ट लाता होना चाहिए, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इसकी इजाजत दी है। उसने कहा भाई अगर मैनेजमेंट ने मार्केट से एक्सपर्ट हायर किया और वो कॉम्पिटेंट भी है, कैपेबल भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है, उसकी जो एडिक्वेसी ऑफ वर्क भी ठीक है, तो ऑडिटर भी उसी एक्सपर्ट के वर्क पे रिलाई कर सकता है जिस एक्सपर्ट को मैनेजमेंट ने हायर किया। इसका मतलब है ऑडिटर एक्सपर्ट में भी कोई दूसरा एक्सपर्ट हो, अनदर एक्सपर्ट हो, मे भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट ही हो, लेकिन याद रखें रिक्वायरमेंट्स दोनों सूरतों में सिमिलर है। यानी चाहे ऑडिटर अपना अलग अनदर एक्सपर्ट हायर करे, चाहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ही काम पे रिलाई करे, दोनों सूरतों में वो एक्सपर्ट को भी वैल्यूएट करेगा और उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी वैल्यूएट करेगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, जब हमने एडिक्वेसी ऑफ वर्क में एंड पे पॉइंट पढ़ा था, अगर वर्क एडिक्वेट नहीं है तो उसमें आपको याद होगा एक लाइन ये पढ़ी थी हमने कि ऑडिटर अनदर एक्सपर्ट को भी एंगेज कर सकता है, और ब्रैकेट में क्या लिखा था? इफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज्ड। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करे और उससे सेटिस्फाइड ना हो तो फिर अनदर एक्सपर्ट भी। बे फर्क समझ आ गया कि मैनेजमेंट ऑडिटर एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट सिमिलर है। एक्सपर्ट कोई सा भी हो, हमने उसको भी वैल्यूएट करना, उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी वैल्यूएट करना। जी और कोई क्वेश्चन? जो डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करते हैं हम, तो उस सूरत में एग्रीमेंट ऑब्टेन करते हैं, हम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, कांसेप्ट सेम है। जी और कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, एग्रीमेंट दो होते हैं ना। एक तो डायरेक्ट असिस्टेंस में हम दो एग्रीमेंट लेते हैं। एक चीज हमें रखिएगा, एग्रीमेंट डायरेक्ट असिस्टेंस के केस में है, ठीक है। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर के केस में एग्रीमेंट नहीं है, डिस्कशन है। एग्रीमेंट नहीं है, डिस्कशन है। एग्रीमेंट किस केस में है? डायरेक्ट। और दो एग्रीमेंट है, एक हायर अथॉरिटी से, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से, किस लिए? इजाजत के तौर पे कि भैया इनको यूज कर रहे हैं, आप इंटरफेयर ना कीजिएगा बाद में हमारे मामलात में। और दूसरा उस इंटरनल ऑडिटर से भी लेते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी पे भी, ऑब्जेक्टिविटी के लिए भी, दोनों से लेंगे एग्रीमेंट। बिल्कुल ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी जी जी। इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क में मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है? कैसे वैल्यूएट करेगा? ये बताया तो था हमने। ये एक्सपर्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो, चाहे ऑडिटर एक्सपर्ट हो, दोनों सूरतों में सिमिलर प्रोसीजर है, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर है कि हमने एक्सपर्ट को भी वैल्यूएट करना है, हमने उसका वर्क की एडिक्वेसी को भी वैल्यूएट करना है, ठीक है। प्रोसीजर सिमिलर है। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्यों लिखा हुआ है, या इसके आगे जो उसने पॉइंट्स बताए हुए वो नहीं समझ आ रहे? अच्छा, पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे, चलिए ठीक है। पॉइंट्स कह रहा है, जब कभी हमने एक्सपर्ट के वर्क को एडिक्वेट करना है, एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है, पहली चीज हमने उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे। कुछ चीजों की तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी लैंड की वैल्यूएशन की, उसमें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉर्मली होती है, इसलिए एग्जांपल मैंने इजी सेलेक्ट की कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन एग्रीकल्चर बेस पे हो सकती है, इंडस्ट्रियल बेस पे, कमर्शियल बेस पे, रेजिडेंशियल बेस पे हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई स्पेशलाइज्ड एरिया है तो हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए। उसके बाद हमने तीन चीजें वैल्यूएट करनी है एक्सपर्ट के वर्क में। पहला, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस ऑफ सोर्स डाटा, सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा उसका सही है कि नहीं। फिर रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशंस एंड मेथड, दूसरी चीज जो वैल्यूएट करनी है वो है अजम्पशन एंड मेथड। और तीसरी चीज है रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन एंड कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। ये तीन चीजें वैल्यूएट करनी है हमने। क्या क्या? सोर्स डाटा, अजम्पशन एंड मेथड, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। ये तीन चीजें सिर्फ हमने देखनी है। उसके जो टेक्निकल प्रोसीजर्स हैं उनको वैल्यूएट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे स्कोप से बाहर है।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम ये 3 चीजें ही कवर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और स्टैंडर्ड हमें यही 3 चीजें वैल्यूएट करने को कह रहा है इससे ये होगा क्या, इससे आपको ये पता चल जाएगा उसने कोई ब्लंडर नहीं मारा हुआ एक्सपर्ट में। डिटेल चेकिंग आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोई बड़ा ब्लंडर हुआ ना वो इन प्रोसीजर से सामने आ जाएगा। इतनी को ही चेकिंग हम कर लें काफी है। ठीक है जी। जी और कोई क्वेश्चन? इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंस में क्या चीजें आती हैं इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस में? तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, एडिक्वेटली रिसोर्सेज है कि नहीं एडिक्वेट रिसोर्सेज, यानी कितनी ह्यूमन पावर है उसके पास, लोग कितने हैं, स्टाफ कितना है। ठीक है, ये चीजें हम डॉक्यूमेंट करेंगे। इसी तरह ऑब्जेक्टिविटी में, इसमें जरूरी नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन में हम कोई ना कोई सर्टिफिकेट उससे लेके लगाएं, भैया क्या क्वालिफिकेशन है, मैं सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हूं, और सर्टिफिकेट की कॉपी लाओ, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपल डॉक्यूमेंट भी कर दें कि हमने डिस्कशन की है इंटरनल ऑडिटर के साथ और उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चले, तो वो भी काफी है। वरना जितनी भी आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की होगी, अगर उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसकी कॉपी लगा लें, वरना सिंपल डॉक्यूमेंट कर लें। हम जो अक्सर डायरेक्टर्स के साथ, सीएफओ के साथ मीटिंग्स करते हैं, उसके मिनट्स हम खुद बना रहे होते हैं, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं अवेलेबल होता। कोई हम ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं लगाई होती साथ में कि मोबाइल साथ में डिस्कशन हो रही है, साथ में मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दी। नहीं, डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन जो हमने पहले नोट किए होते हैं आंसर लिखते जाते हैं। एंड पे हम इस पेज को अपने वर्किंग पेपर में लगा देते हैं। कोई हमसे ये नहीं पूछता कि भैया तुमने ये गलत तो नहीं लिखा। अज्यूम किया जाता है कि ऑडिटर ने अगर जो भी मिनट्स या जो भी क्वेरीज का आंसर लिखा है उसने सही लिखा होगा, पूछ के लिखा होगा, बगैर पूछे नहीं लिखा होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो हमारी डिस्कशन वगैरह हुई है इंटरनल ऑडिटर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, उसके मिनट्स हम लिख देते हैं, उसकी समरी बना के लिख देते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैटर्स ये कवर कर रही होगी समरी जो स्टैंडर्ड ने हमें कहा है। जी और भी क्वेश्चन? ऑडिट कमेटी का कंसेप्ट डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूं, लेकिन बहरहाल वो चूंकि वर्ड यूज हुआ है पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। ऑडिट कमेटी डायरेक्टर्स का ही एक सब कमेटी होती है डायरेक्टर्स की। मतलब अगर 10 डायरेक्टर्स है ना तो 3 डायरेक्टर्स ने मिलकर कहा होगा कि हम ऑडिट कमेटी बन जाते हैं। ऑडिट कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को ओवरसी करना है, इसके जो भी फंक्शंस हैं इनकी मॉनिटरिंग करनी है। बाकी के डायरेक्टर्स फिर दूसरे काम करते हैं। ये जो इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं सारे ऑडिट कमेटी को दे दिए जाते हैं। जी, यानी इन शॉर्ट ऑडिट कमेटी सीनियर है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के। ठीक है, और वो एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं। तो अगर ऑडिट कमेटी को रिपोर्टिंग की जा रही है तो इससे हमारी तसल्ली हो जाती है, हम समझ लेते हैं डायरेक्टर्स को ही रिपोर्टिंग की जा रही है। जी और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए असाइनमेंट की तरफ आते हैं। आप असाइनमेंट में सबसे पहले वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू है तो पूछ लीजिए। केस स्टडी 1 में, वॉल्यूम 1 में अपेंडिक्स 1 में जो क्वेश्चन था उसमें कोई इशू तो नहीं है? ये शायद कल डिस्कस हो गया था। चलिए ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद अब वॉल्यूम 2 में आइए। वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये भी डिस्कस हो गया था कल। 2 तो वही वॉल्यूम 1 वाला रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में आइए। क्वेश्चन 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 4 में ये भी रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 इसमें भी कोई इशू नहीं। क्वेश्चन 6 केस स्टडी थी। क्वेश्चन 6 और 7 ये इसमें काम की केस स्टडी यही दो है क्वेश्चंस, तो ये दोनों मैं डिस्कस कर दूं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट में कह रहा है पहले देखिए हर क्वेश्चन में, खासतौर पे केस स्टडी में सबसे पहले हमने क्या करना है ताकि हमारा माइंड रिक्वायरमेंट को पढ़ के उसे पता चल जाए किस चैप्टर के किस कंसेप्ट में से है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमारा माइंड प्रोसेसिंग कर रहा होगा, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूड करता जाएगा, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में हमारा माइंड हमें बताता रहेगा ये वर्ड रेलिवेंट होता है इस टॉपिक में, इसको अंडरलाइन करो। Can explain the issues which limit the independence of the internal audit department in Metallius company recommend a way of overcoming each issue। कहता है मुझे इश्यूज बताओ जो इसकी इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रहे होंगे। इंडिपेंडेंस को जरा अंडरलाइन कीजिए और रिकमेंड को भी अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है हमने ये इशू भी बताना है कि जो इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रहा होगा और उसका इलाज क्या है वो भी बताना है। कहता है Metallius has an internal audit department of 6 staff, all of whom have been employed at Metallius for a minimum of 5 years and some for as long as 15 years। जी बताइए 15 साल से काम कर रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है? हाँ जी, फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो सकता है मैनेजमेंट के साथ इनका। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर भी अगर 5 साल से ज्यादा ऑडिट करे तो फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होता है, उसे रोटेट होना चाहिए। इनको अभी रोटेशन होती रहनी चाहिए इनमें। जी तो पहला इशू क्या आया कि 15 ईयर से काम कर रहे हैं, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो सकता है। रिकमेंडेशन क्या होगी हमारी? रोटेशन करते जाएं periodically। इन द पास्ट द चीफ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट स्टाफ विद इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ये तो अच्छी बात है, इंटरनल ऑडिट वाला ही हायर कर रहा है इसको। ऑल्दो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज रिस्पांसिबल फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इंटरनल ऑडिटर। लेकिन चीफ को भाई सीईओ तो मैनेजमेंट का हिस्सा है, मैनेजमेंट को नहीं अपॉइंट करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें इशू क्या आया कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर इज मेड बाय सीईओ व्हिच इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। रिकमेंड क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट शुड बी मेड बाय अपॉइंटमेंट एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी डिसाइडेड बाय ऑडिट कमेटी / बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
फिर कह रहा है चीफ इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द फाइनेंस डायरेक्टर, ये तो सही है ना, और डायरेक्टर को कर रहा है रिपोर्ट, हाँ फाइनेंस डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं है वो तो सीएफओ को ही दूसरा नाम है उसका। इसको रिपोर्ट इंडिपेंडेंस को लिमिट कैसे किया जा रहा है, रिपोर्टेबल टू फाइनेंस डायरेक्टर है, रिकमेंड क्या करेंगे, रिपोर्टेबल टू दो शाबी गवर्नेंस होना चाहिए डायरेक्ट। नेक्स्ट, फाइनेंस डायरेक्टर आल्सो असिस्ट द चीफ इंटरनल ऑडिटर इन डिसाइडिंग ऑन द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। स्कोप ऑफ वर्क को डिसाइड कर रहा है, क्या स्कोप ऑफ वर्क फाइनेंस डायरेक्टर को डिसाइड करना चाहिए, मैनेजमेंट को, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को, बिल्कुल ठीक। चार हो गए तो बस कर दें कि ना। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा सर समटाइम हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स कम हैं और सोल्यूशन में ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैंने पूछा भैया आपको कैसे पता चला सोल्यूशन में ज्यादा लिखा हुआ है, कहने लगा सर 3 नंबर का क्वेश्चन है और 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं पूछा कितने होने चाहिए थे, 3। मैं कहा कैसे पता चला, कहता सर 1 पॉइंट का 1 नंबर होता है। मैं कहा कहाँ लिखा है, दिखाओ कहीं लिखा है, हाँ नहीं ठपा नहीं लगा हुआ कहीं पे। लेकिन अगर सुन लीजिए अगर आप मार्किंग स्कीम में देखें आई की, जो यकीन है आपने कभी नहीं देखी होगी किसी पे, हाँ जी पूरा यकीन था, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। उसमें समटाइम्स 1 पॉइंट का 1 नंबर होता है, समटाइम 1 पॉइंट का 0.75 नंबर होता है, समटाइम 1 पॉइंट का आधा नंबर होता है, 1 नंबर भी होता है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन समटाइम 0.75 मार्क्स भी होते हैं, समटाइम 0.5 मार्क्स भी होते हैं। अब बताइए एग्जाम में हम बैठे हुए, हमें पता है मार्किंग स्कीम क्या है, तो टू बी ऑन सेफ साइड हमें क्या करना चाहिए, हाँ जी 1 मार्क्स नहीं बल्कि 0.5 में हम सेफ साइड पे होंगे। मे भी 1 मार्क ही हो मार्किंग स्कीम में, उसमें अगर 1 मार्क होता है फिर भी एक्स्ट्रा होगा ना, बल्कि एक आधा गलत हो गया तो वाटर चेक कर लेगा, लेकिन अगर 0.5 मार्क्स हुए हमारे, आधे नंबर तो उधर ही गए ना, आधे नंबर तो उधर ही गए, और फिर बाकी एक भी गलती होगी तो हम फारेगा। इसीलिए बेहतर होता है टू बी ऑन सेफ साइड 0.5, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा करें जितना गिवन टाइम में लिख सकते हो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें 13-14 मिनट तक तो लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं तो ज्यादा भी लिखना चाहिए। मेरी अपनी असेसमेंट यही कह रही है 8 नंबर है, 4 उसने लिमिट्स के लिए रखे होंगे, 1-1 नंबर और 4 रिकमेंडेशन के लिए, लेकिन मे भी 0.75 हो, या मे भी मेरा कोई गलत हो जाए। अगर मेरे पास टाइम है तो मुझे एक्स्ट्रा लिख देना चाहिए। सिमिलर अप्रोच रिस्क असेसमेंट में होगी, ठीक है। उसमें भी जरूरी नहीं कि आपने 3-4-5 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए और आपको लगा मार्क्स पूरे हो गए तो काफी है। समटाइम मार्किंग स्कीम जो है वो कम मार्क्स के साथ भी हो सकती है, तो बेहतर है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया जाए। और एक लाइन का 1 नंबर ना ज्यूम किया करें, एक लाइन का या एक कंसेप्ट का 1 पॉइंट का आधा नंबर ज्यूम करके किया जाए। हाँ नंबर ज्यादा हो, अगर पॉइंट्स 2-3 निकल रहे हो तो उसमें बेहतर है दूसरी दफा फिर पढ़ लें। फिर भी अगर पॉइंट से निकले तो फिर हमने उन्हीं पॉइंट्स को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर फर्ज कीजिए केस में 3 पॉइंट है, अब मुझे ये क्वेश्चन आ गया 12 नंबर का, मैंने कहा यार इसमें से तो 5 लिमिट के इश्यूज आ रहे हैं और इश्यूज है ही नहीं, तो क्या जो मैंने रट्टे वाले कंसेप्ट में याद किए हुए थे, मैं कहा अच्छा साथ में अप्रोच के भी डाल देता हूँ, मैं साथ में कमिटेंस के भी पॉइंट डाल देता हूँ, वो भी इंक्लूड कर दूं इसमें। ये वो इररेलेवेंट नहीं लिखना, जब हमने ज्यादा लिखना है उसमें सूल क्या है, इररेलेवेंट नहीं लिखना, रेलिवेंट को एक्सप्लेन करना है आगे। रेलिवेंट को ज्यादा डिटेल में लिखना है, इररेलेवेंट को हमने इंक्लूड नहीं करना है, चीज ध्यान में रखिएगा जी। तो ये समझ आ गया आपने मार्क्स की ट्यूनिंग किस तरीके से करनी है मटेरियल के लिहाज। फिर क्वेश्चन इसके बाद लास्ट, ऑल काउंटिंग सिस्टम आर कंप्यूटराइज्ड विद द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट फ्रीक्वेंटली एडवाइजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स। एडवाइजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल को अंडरलाइन कीजिए विद इन 2 सिस्टम। इंटरनल ऑडिटर की ये जिम्मेदारी होती है, क्यों इंटरनल ऑडिटर ने कंट्रोल का एडवाइजमेंट, उसका काम मॉनिटरिंग होता है। एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में पढ़ा था, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इंटरनल ऑडिट वाले करेंगे, करें तो
एडवाइजिंग इम्प्लीमेंटिंग उसका काम थोड़ी है। वो बीआरएस बनाएगा तो चेक कौन करेगा? हम नहीं चेक करेंगे, हम तो एक्सटर्नल ऑडिटर। 6 क्लियर हो गया जी। सीईओ डायरेक्टर के इक्वल नहीं होता, वो लॉ में लिखा हुआ है। ये मैनेजेरियल बंदा होता है। मैनेजमेंट इसका काम होता है डे टू डे बेसिस पे मैनेजेरियल डिसीजन करना। ये मैनेजेरियल पोजीशन है सीईओ। डायरेक्टर नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो सही लिखा है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट डिफरेंट है जी। और कोई क्वेश्चन? 7 6 क्लियर हो गया। 7 में कह रहा है, पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ लूं। अच्छा, रिक्वायरमेंट में 3 है। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई एन ऑडिटर शुड कंसीडर इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट। एफिशिएंसी इंप्रूव होगी भैया, काम कम करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो काम किया हुआ हम उसको यूज कर लेंगे। बेस्ड ऑन द अबव परफॉर्म प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट, अंडरलाइन कीजिए इसको। और ये भाई मुझे बताएंगे, ये हमने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को असेस करना है, उसके वर्क को, या दोनों को? दोनों। क्लियरली कह रहा है प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट। और वर्क किधर है इसमें? इंटरनल ऑडिट को असेस करना है, इंटरनल ऑडिट को असेस करना है। यानी हम इस केस को पढ़ेंगे, देखेंगे इंटरनल ऑडिटर की कौन सी बात पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, दोनों आइडेंटिफाई करेंगे। कह रहा है आल्सो स्टेट फर्दर जी। कह रहे आल्सो स्टेट फर्दर इंफॉर्मेशन इफ एनी रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट यू मे रिक्वायर। कह रहे इसके अलावा मजीद भी अगर कोई इंफॉर्मेशन रह गई है ना, जो क्वेश्चन में नहीं डिस्कस हुई, वो भी बता दो। इसकी असेसमेंट में, इंटरनल ऑडिट की असेसमेंट में अगर कोई इंफॉर्मेशन रह गई है तो वो भी बता। अब हमने असेसमेंट करनी है इंटरनल ऑडिट की। बताइए इंटरनल ऑडिट की असेसमेंट हेडिंग करके बतानी चाहिए हमें कि ये कंपिटेंस के पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट है, ये सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच के हैं, या हेडिंग के बगैर? मेरा ख्याल है हेडिंग के जरिए करे तो बेहतर है, ताकि पता चले ये पॉइंट किससे रिलेट कर रहा है। डायरेक्ट भी लिख देगा एक्सेप्टेबल है, हेडिंग के साथ करे तो ज्यादा बेहतर है। M&B Limited is an unquoted public company engaged in the manufacture and marketing of textile products. Its production facility and head office is located in Karachi. Sales are made through a network of merchants across the country. अब internal auditor किधर है उसका बताओ। Audit of company is in planning stage and you in your capacity as audit senior have been assigned the task of evaluating the internal audit function of the company. अभी तक की कहानी में कोई काम की चीज उसने रिक्वायरमेंट के हवाले से नहीं बताई। अब आगे बता रहा है, सबसे पहले कंपनी हैज एन एडिक्वेटली मैन्ड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। एडिक्वेटली मैन्ड, इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या कह रहा है? रिसोर्सेज एडिक्वेट है, बंदे पूरे हैं जितने भी चाहिए थे। ये कंपिटेंस का पॉइंट हो गया। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आर डिटरमिन्ड बाय द ऑडिट कमेटी।
स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव बाय ऑडिट कमेटी, ये कौन सा पॉइंट हुआ? ऑब्जेक्टिविटी का, शाबाश, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव भी है, प्लस पॉइंट है। विच रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिपोर्टिंग डायरेक्टर्स को हो रही है, ये कौन सा पॉइंट है? ये भी ऑब्जेक्टिविटी का ही है, प्लस 3 पॉइंट। फिर इसके बाद मेजर फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इंक्लूड सिस्टम रिव्यू एंड कंप्लायंस टेस्टिंग। बताइए ये इंटरनल ऑडिट को करनी चाहिए? हाँ करना चाहिए। कंप्लायंस टेस्टिंग पढ़ा था हमने, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह और वो टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। रिव्यू ऑफ मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना पहुंच जाइएगा। मंथली मैनेजमेंट अकाउंट का मतलब है हम लोग तो सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वैल्यूएट करते हैं, मैनेजमेंट हर महीने भी बना रही होती है जो ऑडिट नहीं करनी होती, उसको भी इंटरनल ऑडिट वाला रिव्यू करता है। याद है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये एक्टिविटीज को करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, इंक्लूडिंग वेरियस ट्रेंड एंड रेशो एनालिसिस, वो एनालिसिस वाला भी करता है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग एज पर द ओवरऑल इंटरनल ऑडिट प्लान, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करता है, वो भी करता है। तो उसका मतलब जो सारे काम इसको करने चाहिए वो करता है। इंटरनल ऑडिट प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी। अब बताइए अपने सारी एक्टिविटीज उसकी पढ़ी, आपको कोई कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी नजर आई तो हम लिखेंगे नो कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी, ये भी तो एक पॉजिटिव पॉइंट है पॉजिटिव। ये कौन सा कंपिटेंस का है, ऑब्जेक्टिविटी का है, अप्रोच का? ऑब्जेक्टिविटी का। फिर कह रहे हैं इंटरनल ऑडिट प्लानिंग भी हो रही है, क्या प्लानिंग होना अच्छी बात है? किस में आती है? अप्रोच में। द वर्क एंड रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट आर रिव्यूड, रिव्यूड को भी अंडरलाइन करें, बाय द ऑडिट कमेटी ऑन क्वार्टरली बेसिस। रिव्यू भी होता है काम, अच्छा है। कंपिटेंस का है, ऑब्जेक्टिविटी का है, अप्रोच का? अप्रोच का। क्लियर हो गया? ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन हमें नजर आई, कह रहे हैं मजीद इन्फॉर्मेशन भी रह गया तो बताओ। अब हमने अपने जहन में रटे वाला क्वेश्चन ले आना है। कौन सा पॉइंट कंपिटेंस में, कौन सा पॉइंट रह गया? एजुकेशन वाला, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, उसमें ऑब्जेक्टिविटी में कौन सा रह गया? रोटेशन, हायरिंग, फायरिंग, डिसीजन, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसी तरह अप्रोच में क्वालिटी प्रोग्राम हो रहे हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन भी बिल्कुल। रिव्यू का मतलब यह है कि सीनियर बंदा किसी जूनियर का काम को रिव्यू करा है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब यह है कि उनके जो सिस्टम है, वर्किंग पेपर्स बन रहे हैं वो अच्छे गुड स्टैंडर्ड्स के हैं, कोई रफ तरह के नहीं उन्होंने बनाए हुए जल्दी जल्दी में बना दिया जी। अच्छा, इसके 7 के बी में जो सोल्यूशन में उसने लिखा हुआ ना फर्दर इंफॉर्मेशन, वो काट दीजिए। हाँ पहले लग रहा था आपको, ठीक है ठीक। 7 बी में फर्दर इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट, वो उसको एडिक्वेसी ऑफ वर्क की तरफ ले गया है, हालांकि पूछ रहा है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, सोए लोग सोल्यूशन बनाते हैं। चलिए 7C, अच्छा 7C तो क्लियर हो गया ना, वो तो वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। और कोई क्वेश्चन बताइए इसमें प्रॉब्लम हो? 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, ठीक है। 9 में कह रहा है कि आप नाम लिख सकते हैं कि नहीं रिपोर्ट में उसका, तो नहीं लिख सकते ना, एक्सपर्ट का ना 2 सिचुएशन में लिख सकते हैं। ये इनमें से कौन सी सिचुएशन है? रिक्वायर्ड बाय लॉ वाली सिचुएशन है कि नेसेसरी वाली? नेसेसरी। तो जब हम नेसेसरी है तो फौरी तौर पे एक्सपर्ट का नाम शामिल कर दें। भाई पहले तो उसे परमिशन ले लेना भैया, वो कहे जहां पे गलत काम होता है मेरा नाम लिख देते उसमें, परमिशन ले लें। और फिर ये लाइन लिखे कि नहीं, हाँ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये लिखे, अच्छा हमारी जिम्मेदारी कम नहीं होगी, ठीक है ये लाइन लिख दें, बिल्कुल ठीक। चलिए ये था चैप्टर 18, क्लियर हो गया? इसको कर दीजिए बंद, अब बुक भी कर दे और बता कर दे। आज हमने कंसेप्चुअल डिस्कशन करनी है, आज सारे कंसेप्ट रटे वाला काम आपने घर जाके करना होगा। वैसे उम्मीद है इस चैप्टर में 95% चांस है केस स्टडी पूछेगा, केस स्टडी पूछेगा तो आज का लेक्चर आपके लिए इंतहाई अहम है। आज के लेक्चर में कंसेप्चुअली इस चैप्टर में खत्म हो जाना है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको कुछ चीजें याद भी एहतियातन करनी चाहिए, वो मैं
इसको बता दूंगा क्या याद करना है। पहले कंसेप्ट, अभी जो आपने लेक्चर सुनना है कंसेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है। स्टार्ट करें जी। आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 ऑडिट का जब स्टार्ट किया था उसमें एक टर्म पढ़ी थी मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ होना, कोई चीज गलत होना। और आपको वहां पे बताया था मिस स्टेटमेंट दो तरह की हो सकती है, एक एरर एक फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में क्या फर्क? 250 रुपए गलत बताया। एरर और फ्रॉड, हाँ एरर और फ्रॉड। मिस स्टेटमेंट की दो टाइप्स, एरर और फ्रॉड। एरर क्या है? जो अनजाने में गलती हो जाए। फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल मिस्टेक, जानबूझ के की जाए। अच्छा, अब यहां पे अगर आप एरर और फ्रॉड में सिर्फ इतना डिफरेंस रखेंगे ना याद, एरर है अनइंटेंशनल मिस्टेक, फ्रॉड है इंटेंशनल मिस्टेक, कंसेप्ट तो बिल्ड हो जाएगा। आई कैप की केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आई कैप की केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको फ्रॉड की कंप्लीट डेफिनेशन याद होना जरूरी है। वो कहता है फ्रॉड क्या है? फ्रॉड है इंटेंशनल एक्ट, इंटेंशनल मिस्टेक। किस लिए? टू ऑब्टेन इलीगल एडवांटेज, कि कोई इलीगल एडवांटेज हासिल किया जाए यूजिंग डिसेप्शन, धोखाधड़ी के जरिए से, धोखा देके किसी को धोखा दे के इलीगल एडवांटेज हासिल करने के लिए फ्रॉड किया, कोई गलती की जाए, उसे कहेंगे फ्रॉड। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट टू ऑब्टेन इलीगल एडवांटेज, जिसके लिए हम लीगली हमारा हक नहीं है, इलीगल एडवांटेज ऑब्टेन कर रहे हैं। कैसे? धोखा देके, यूजिंग डिसेप्शन। अब देखिए यहां तक अभी कितना 2 मिनट हुए हैं, यहीं से आईकैप केस स्टडी पूछ लेता। आईकैप की पहली केस स्टडी इस लेवल पे बनती है, इसे हम कह देते हैं लेवल 1 केस स्टडी। आईकैप क्या करेगा? आपको एक क्वेश्चन में 3 4 5 सिचुएशंस दे देगा, कहेगा बताओ ये सारी मिस स्टेटमेंट की तरफ जा रही है, बताओ इनमें से कौन सी लग रहा है कि एरर है और कौन सी लग रहा है कि फ्रॉड है, बताओ। और किसी में इंटेंशन नहीं बताएगा, किसी में इंटेंशन नहीं बताएगा। हमें हालातों वाकयात का जायजा लेके अंदाजा लगाना होगा कि ये एरर है कि फ्रॉड है। ये एरर है कि इंटेंशन नहीं बताएगा। देखिए प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है, कोई बंदा नहीं बताता कि मेरी इंटेंशन थी फ्रॉड करना। और हम किसी के दिमाग में घुस के थोड़े देख सकते हैं इंटेंशन क्या है अंदर। हमें तो हालात और वाकयात का जायजा लेके डिसाइड करना होगा, धोखा दिया जा रहा है कि नहीं, एडवांटेज किसको मिल रहा है। तो एरर और फ्रॉड में फर्क के लिए फ्रॉड की कंप्लीट डेफिनेशन क्लियर हुई बात। एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, आपने इंटेंशन मैं नहीं बताऊंगा, देखते हैं आप हालातों वाकयात का जायजा लेके सही बताते हैं कि नहीं एरर है कि फ्रॉड। पहली एग्जांपल, मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट हूं, मेरा काम मंथली पेरोल शीट प्रिपेयर करना है। मैंने एक एम्प्लॉय की पेरोल शीट प्रिपेयर की तो 20,000 की बजाय 2,000 की सैलरी प्रोसेस हो गई। सैलरी प्रोसेस होने के बाद जब चेक बने उसके बाद वो एम्प्लॉय भागता भागता आया, कहने लगा सर मेरी तो 20,000 की सैलरी, आपने 2,000 प्रोसेस कर दिया। मैंने कहा अच्छा भाई 18,000 की एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड की और उसे 18,000 का चेक मजीद दे दिया। एरर। अगली एग्जांपल सुने, उसी पेरोल शीट में मेरी सैलरी भी आ रही है, गलती से 20,000 की बजाय 200,000 प्रोसेस हो गई और चेक मिल गया। 2 महीने बाद इंटरनल ऑडिटर ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला मुझे ज्यादा सैलरी मिल गई है। मैंने कहा अच्छा आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिएगा फ्यूचर में। बताइए ये एरर क्या फ्रॉड? अब देखिए इंटेंशन मैंने दोनों में नहीं बताई, बल्कि दूसरे वाले में मैंने कहा कि गलती से हो गया, फिर भी आपने मेरे अल्फाज पे यकीन नहीं किया, आपने फैक्ट से अंदाजा लगाया कि मैंने फ्रॉड किया। और गलती हुई होती तो जब चेक बना था मेरे अकाउंट में 2 लाख आया, मुझे पता ना चलता, मैं उसी वक्त वापस ना 2 महीने चुप थोड़ी बैठता। इसी तरह हमने एग्जाम में भी केस स्टडी में अंदाजा लगाना होगा, मुश्किल नहीं होता ये, सिर्फ आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है ना वो थोड़ा यूज करना पड़ता है हमें, इजीली आप डिसीजन कर लेते हैं। अब एग्जाम क्वेश्चन को सामने रखे, एक दो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर जितनी इन्वेंट्री प्रोड्यूस हुई है और जितनी इन्वेंट्री सेल हुई है इनमें डिफरेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नील है और कोई रिकंसिलिएशन नहीं कि डिफरेंस किधर गया। बताइए फ्रॉड है। एक तो आपको पता है इन्वेंट्री जो है वो फर्क आ गया, इन्वेंट्री चोरी हो रही होगी, और दूसरा भाई रिकंसिलिएशन ही नहीं बन रही, इसका मतलब है जानबूझ के नहीं रिकंसिलिएशन बनाई जा रही है, फ्रॉड। अगली एग्जांपल सुना कि एक मशीनरी खरीदी 25 मिलियन की, रिकॉर्ड कर दी गई 2.5 मिलियन से और 20
2.5 बिलियन BRS में रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे शो हो रहा है। बताइए एरर। बिल्कुल, क्योंकि अगर फ्रॉड होता फॉर एग्जांपल तो वो उसको ज्यादा करने की कोशिश करते और दूसरा भी फिर इसको रिकंसाइलिंग आइटम में भी शो ना करवाते कि भाई ये देखो ये हमारा एरर बड़ा और बड़ी अमाउंट बड़ी है, इसको इन्वेस्टिगेट करो और हमें पकड़ लो। याद रखिए जब फ्रॉड होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स ही गायब कर देते हैं, या तो उनमें अल्टरेशन कर देते हैं या डॉक्यूमेंट्स ही गायब कर देते हैं, मौजूद ही नहीं होती डॉक्यूमेंट, बजाय ये कि वो उसको रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे शो करवा दें। इसी तरह और सुनिए एग्जांपल। अब ये पता नहीं कभी कभार आईकैप जो है वो किस्मत की बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आईकैप कुछ कंसेप्ट ऐसे फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर रहा है। जैसे ईयर एंड पे अब केस चल रहा है, आपने बताना इसका फाइनल का फ्रॉड। ईयर एंड पे अनयूजुअली लार्ज सेल्स रिकॉर्ड की गई। अच्छा उसने कहा शायद कुछ स्टूडेंट जो है वो पिक ना कर सके। अगली बात उसने कही, उसने कहा ये सेल्स ऐसे लोगों को की गई जो नए हैं, उनकी प्रॉपर क्रेडिट रिस्क असेसमेंट भी नहीं हुई। उसने कहा शायद अभी भी कोई रह गया। उसने कहा ईयर एंड के बाद ये सेल रिटर्न भी हो गई। उसने कहा शायद अभी भी कोई आइडेंटिफाई ना कर सका हो। फिर उसने वो बात कही कि जो इसमें से रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई ना कर सके ना, उसे ऑडिटर बनने का ही हक नहीं है। उसने कहा कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है 10% CFO को बोनस के तौर पे दिया जाता है। रिस्क ऑफ फ्रॉड, जो स्टूडेंट इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड असेस ना कर सके उसको ऑडिटर बनने का कोई हक नहीं। तो ये एरर और फ्रॉड समझ आ गया हमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह के 3-4 देखिए मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप सोच के हालात और वाकयात का जायजा लेके आपको पता चल जाता है कि ये एरर है कि फ्रॉड है। तो पहली केस स्टडी जो आईकैप इस चैप्टर में टेस्ट कर सकता है वो क्या है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगा 1 2 3 4 और क्या पूछेगा, बताओ ये रिस्क ऑफ एरर है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड है। हमने उसे बताना होगा, अपनी जस्टिफिकेशन की रीजन भी देनी होगी केस स्टडी का सोल्व। आगे चलते हैं, हमने कहा फ्रॉड है। अब देखिए दोनों में से कौन सा डिटेक्ट करना मुश्किल है। एरर वगैरह जो होते हैं ये तो हम नॉर्मल ऑडिट में डिटेक्ट कर ही लेते हैं। चैप्टर 10 में हमने जो प्रोसीजर पढ़े उनसे एरर्स वगैरह आसानी के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। चैप्टर 10 के और 12 के प्रोसीजर से फ्रॉड आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। चैप्टर 10 और 12 के प्रोसीजर से नॉर्मल रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं, एड्रेस हो जाते हैं। एरर फ्रॉड वाले के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स, इसीलिए तो स्पेशल चैप्टर बनाया उन्होंने, चैप्टर 19 फ्रॉड वाला। अब हम सीखेंगे फ्रॉड की कितनी टाइप्स हैं, फ्रॉड की कितनी टाइप्स हैं और कौन से टाइप का फ्रॉड कैसे किया जाता है। फ्रॉड की कितनी टाइप्स हैं और कौन सी टाइप का फ्रॉड कैसे किया जाता है। लेकिन कहते हैं आगे चलने से पहले अपनी नीयत दुरुस्त कर लें। हम फ्रॉड इसलिए नहीं टेक्निक सीखने जा रहे कि हमने फ्रॉड करना है, बल्कि इसलिए सीखने जा रहे हैं जो लोग फ्रॉड करते होंगे उनको डिटेक्ट करना है, उनको डिटेक्ट करना है। आपने वो पुराना सा लतीफा सुना ही होगा। अच्छा क्यों नहीं सुना, हो सकता है सुना हो। वो किसी बंदे का गधा गुम हो गया ना, वो सारा दिन उसको ढूंढता ढूंढता गधा नहीं मिला और सारा महल्ला ढूंढ ढूंढ के जब थक गया गधा नहीं मिला। शाम को उसका दोस्त आया मिलने के लिए, कहता है यार परेशान नजर आ रहे हो। कहता है परेशान, सुबह से गधा गुम हुआ मिला नहीं अभी तक। दोस्त कहने लगा अच्छा इजाजत हो तो मैं भी कोशिश करूं। उसने कहा सारा मोहल्ला कर चुका है, तुम भी कोशिश कर लो। वो कहता है अच्छा गया, 15 मिनट बाद वापस आया, गधा साथ था। दोस्त कहता है यार गधे की मिलने की खुशी तो मुझे हुई है, लेकिन इससे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात पे हुई है हम सारे ढूंढ ढूंढ खप गए, हमें नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिला। कहता बहुत आसान, मैंने सोचा अगर मैं गधा होता तो किधर जाता, उधर गया गधा उधर ही था। किधर, जिधर लाहौर के सारे गधे जाते हैं गर्ल्स कॉलेज के सामने है ना, इधर। भाई गधे मिलने से करता है तो किधर गया, चले। तो उसी तरह मुझे बताइए हमने इससे हमें सबक क्या मिला कि अगर हमने चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना होगा। तो ये बेसिकली आपको, अगर आपने फ्रॉड को पकड़ना है तो फ्रॉडिये की तरह सोचना होगा कि उसके तरीका वारदात क्या क्या है। तो भाई अमाल का दारोमदार नियत पे है।
पहले नियत की दुरुस्त की। अब आगे चलते हैं। फ्रॉड की है दो टाइप्स। एक वो फ्रॉड है जो दुनिया का हर बंदा जानता है कि ये फ्रॉड है, एक वो फ्रॉड है जो सिर्फ अकाउंटेंट और ऑडिटर जानते हैं और किसी बंदे को नहीं पता ये भी फ्रॉड है। भाई वो कौन सा फ्रॉड है जो दुनिया का हर बंदा जानता है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को दाएं बाएं करना, हेर फेर करना, ठीक है। एसेट्स को जैसे क्या करना, एम्बेजलिंग रिसीट्स, एम्बेजलिंग, कैशियर कस्टमर ने कैश पे किया, कैशियर ने अपनी जेब में डाल लिया, एम्बेजलिंग रिसीट्स, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है। एसेट्स दाएं बाएं हो रहे हैं। और क्या, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स जो है चोरी कर लेना, फिजिकल एसेट्स, ये है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, ठीक है। फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भाई अपने पास रख, तेरे कंट्रोल इतने वीक क्यों है? कोई फिजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं रखा हुआ, मेरा ख्याल है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल वो भी नहीं है। क्या सीखा यार? तो इससे हमें ये सबक हासिल हुआ कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हों तो ये एक रिस्क फैक्टर है, फ्रॉड हो सकता है। अब देख, अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अच्छा फिजिकल एसेट को चोरी करना ये तो चले हुआ, समझ आया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये कैसे होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सीक्रेट फार्मूला जो है वो कंप्यूटर को दे दिया, बेच दिया, ठीक है, वो कंप्यूटर्स को दे दिया, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जी गुडविल लीक नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होगी। जैसे राइज के स्टूडेंट्स का सारा डेटाबेस किसी दूसरे कॉलेज को दे दिया और वो कॉलेज जो है हर हफ्ते मैसेज भेज रहा है, हमारे पास आइए 50% डिस्काउंट पाइए, है ये क्या है? ये कौन सी एग्जांपल है? इसमें कोई फिजिकल एसेट तो नहीं चोरी हो रहा, क्या कॉन्फिडेंशियल डाटा, इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, फार्मूला, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, के गुड या सर्विसेज ही भी नहीं की, पेमेंट करवाई जा रहे हैं। जैसे अकाउंटेंट ने क्या किया, सप्लायर के साथ मिलकर उसे कहा तुम चीजें ना भेजो, सिर्फ बिल भेज दो, मैं इधर से फेक जीआरएन बना के सीएफओ से साइन करवाता हूं कि सर जीआरएन भी बन गई है और इनवाइस भी बन गई है। वो कौन सा गोदाम में आके देखेगा माल आया कि नहीं आया, उसे डॉक्यूमेंट्स देके साइन करने होते हैं, तो पेमेंट हो जाएगी, बाद में 50-50 कर लेंगे। या पेरोल शीट में फेक एम्प्लॉय को ऐड करके उसकी सैलरी की पेमेंट करवाई जा रही है अपने अकाउंट में। कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। फिर क्या, यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, एंटिटी की एसेट पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना। राइज आए पढ़ने के लिए, आते ही मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया, ये भी फ्रॉड है। ऑफिशियल एसेट्स का पर्सनल यूज कर रहे हैं, ये फ्रॉड हम भी करते थे। फर्म वाले लैपटॉप देते थे कैट्स यूज करने के लिए, क्या यूज करने के लिए? कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडियो टेक्निक। हम क्या यूज करते थे? यूट्यूब, फेसबुक, तब पबजी नहीं होते थे, तो हम गेम्स खेला, इसलिए तो ये क्या है? ये भी फ्रॉड। अच्छा फर्म का काम भी करते थे, पर्सनल यूज भी, ये भी मिस एप्रोप्रिएशन है। और ये है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा आगे चलने से पहले आपको कुछ रिसर्च ना बता दूं फ्रॉड के ऊपर। गोरों ने की रिसर्च की उसने, कालों की रिसर्च में तो आपको भी साथ लेके जाते थे ना, वो तो आपको पता होगी, तो मुझे क्या पता, मुझे तो गोरों की रिसर्च पता है। उन्होंने कहा कि फ्रॉड है दो तरह के, फ्रॉड है दो तरह के बने, फ्रॉड दो तरह, एक है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एक है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कहते हैं कि जो अगर आप देखें ना नंबर ऑफ फ्रॉड, तो वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के ज्यादा है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नंबर ऑफ फ्रॉड कम है। ये तो हर जुम्मे के जुम्मे फ्रॉड होता है। मस्जिद में चले जाएं, बाहर आए, एग्जांपल होगी, कोई ना कोई बंदा खड़ा जूती ढूंढ रहा होगा, बाज़ औक़ात जुम्मे रात या बुध को भी हो जाता है, वो वॉशरूम में पता गायब है, साबुन गायब है, ऊपर ऐसे वो कोई ना कोई और तो और वो टूटी भी रह जाते होते हैं। एक दो दफा राइस के वॉशरूम से भी 2-3 चीजें गायब हुई हैं। ये कहता है ये तादाद ज्यादा है, ये तादाद कम है, लेकिन कहता है अब देखिए जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है उनमें आप देखें अक्सर ऐसे होता है कि लोग जाते हैं वहां पे चॉकलेट वगैरह जूस वगैरह पीते हैं और बिल करवाए बगैर उधर ही फेंक देते हैं। ये भी एक तरह से फ्रॉड है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। कहता है इनकी तादाद ज्यादा, इनकी तादाद कम, इनकी वैल्यू कम, तादाद ज्यादा लेकिन वैल्यू कम है, सैकड़ों हजारों में होगा, इनकी वैल्यू मिलियंस और बिलियंस में होती है। होते कभी कभार है लेकिन जब होते हैं तो मिलियन और बिलियंस में होते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है ये सबसे अहम बात है, हमारे अगले कंसेप्ट इस पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं। कह रहा है जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हैं इनमें ये कौन करता है? नॉर्मली कस्टमर्स या एम्प्लॉइज, जूनियर एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट ये फ्रॉड नहीं करते। और इनको डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए होते हैं, इंटरनल कंट्रोल। लेकिन कहता है ये जो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये एम्प्लॉइज नहीं करते, उन्हें कोई फायदा नहीं, कस्टमर्स नहीं करेंगे, उन्हें कोई फायदा नहीं, ये कौन करेगा? मैनेजमेंट। और इसके लिए, इसको रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं, वो इनको रोक भी सकते हैं। इसको रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं। क्यों कोई फायदा नहीं? मैनेजमेंट जब चाहे इन कंट्रोल्स को क्या कर सकती है? शाबाश, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल।
मैं इसलिए इस सारी रिसर्च के बाद मुझे एक बात बताइए, ऑडिटर के लिए ज्यादा फोकस वाली, वैसे तो उसे दोनों तरह के रिस्क ऑफ फ्रॉड को असेस करना चाहिए, इन एरर फ्रॉड में से ज्यादा फोकस फ्रॉड पे। फ्रॉड के अंदर दो टाइप, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ज्यादा फोकस किस पे? क्या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अज्यूम करे कि कंट्रोल स्ट्रांग है? नहीं, बल्कि कंट्रोल्स को यहां पे हम कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं भाई मैनेजमेंट जब चाहे कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है, इसमें खास तौर पे देखना पड़ेगा, फिर सुने, खास तौर पे देखना पड़ेगा, फिर सुने, खास तौर पे देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट ने ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स तो नहीं किया। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पे हमें खसूसी नजर रखनी पड़ेगी। क्लियर? अब सुनिए, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड कैसे करती है मैनेजमेंट। अब आईफैक ने ये जो हमें फैक्टर्स दिए ना, ये ऐसे नहीं दे दिए बैठे बैठे, वो रिसर्च करते हैं। उन्होंने देखा, जैसे होता है ना हमारे टॉप 10 मूवीज और टॉप 10 सॉन्ग्स वगैरह, इस तरह की लिस्ट बनती है, ठीक है, पाकिस्तान में। वो क्या करते हैं आईफैक वाले, टॉप 10 फ्रॉड की लिस्ट बनाते हैं कि किस तरीके से किया गया, टेक्निक्स क्या थी। उनमें से 5-6 हमारे सिलेबस में उन्होंने डाल दी। पहली टेक्निक क्या है, जो सबसे ज्यादा फ्रॉड यूज होता है, वो क्या है? रिकॉर्ड करना फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को, खास तौर पे ईयर एंड के करीब। किस लिए? ताकि टारगेट्स को अचीव किया जाए। और सबसे ज्यादा फेक एंट्री कौन सी रिकॉर्ड होती है भला? सेल्स क्रेडिट, जो ईयर एंड के बाद अक्सर रिवर्स हो जाती है। फिर उसके बाद, अच्छा, पहले मैनेजमेंट ये फ्रॉड ज्यादा करती थी, अब लेटेस्ट ट्रेंड चेंज हो गया जरा। मैनेजमेंट के पास क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होती, मैनेजमेंट पकड़ी जाती है। अब कहते हैं नहीं, बजाय ये कि फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे, ट्रांजैक्शन जेन्युइन होगी, लेकिन हम उसको ये एंड पे आगे पीछे कर देंगे। यानी सेल्स की ट्रांजैक्शन 1, 2, 3 जनवरी की है, उसे 29, 30, 31 दिसंबर में रिकॉर्ड कर दिया, और 29, 30, 31 दिसंबर की परचेजेस अगले साल कर दें। यानी रिकॉग्निशन को कभी तो एडवांस कर लिया, सेल्स की रिकॉग्निशन एडवांस कर ली, परचेज की रिकॉग्निशन ले ले। अब देखिए ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, लेकिन प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया। अब तरीका ये, इसके लिए कट ऑफ एरर, ये तरीका भी है प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने का। और तरीका क्या है? इनएप्रोप्रिएटली चेंजिंग अजम्पशंस। ये मैनेजमेंट का फेवरेट है ये भी, क्योंकि मैनेजमेंट कहती है सर रिपेयर एक्सपेंस की अमाउंट कम ज्यादा करे ना, सेल्स की इनवॉइस की अमाउंट कम ज्यादा करे, ऑडिटर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देके पकड़ लेता, गलती है। हम क्यों ना ऐसी ट्रांजैक्शन को चेंज करें अमाउंट जिसकी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं होती, वो जजमेंट्स, प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है, एस्टिमेट्स, ऐसे एरियाज काउंट्स जो एस्टिमेट्स जजमेंट्स पे बेस कर रहे होते हैं, उन्हें इनएप्रोप्रिएटली चेंज करते रहना, ठीक है, इनएप्रोप्रिएटली चेंज करना। पिछले साल प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% थी, इस दफा 3% कर दो। ऑडिटर पूछे ये तो आपने गलत किया होगा, तो तुम बता दो बैड डेट कितने होंगे, वो कर लेते हैं, ऑडिटर भी नहीं बता सकता। तो ये प्रोविजन जो है एस्टिमेट्स, इनको गलत साबित करना मुश्किल होता है, इसलिए इनको इनएप्रोप्रिएटली चेंज करते हैं। फिर ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड में टेम्परिंग कर देते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड में टेम्परिंग वगैरह कर देते हैं कि बैक डेट पे डॉक्यूमेंट बना देते हैं, जब वो फॉन्ट साइज इजाद ही नहीं हुआ उस वक्त की डेट डाल के रिकॉर्ड टेम्परिंग। सर कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड, एंड टर्म्स रिलेटेड टू रिकॉर्ड ऑल्टरिंग भी की जा सकते हैं। इंगेजिंग इन कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इंगेज किया। डेटा स्ट्रक्चर जो किस लिए बनाई गई है? टू मिस रिप्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स नहीं थी, उन्हें बना दिया गया। पेमेंट डायरेक्ट ए से बी को हो सकती थी, ए ने पहले सी को पेमेंट की, सी ने एफ को पेमेंट की, एफ ने दुबई में पेमेंट भिजवाई, दुबई से यूएसए गई, यूएसए से कुवैत गई, कुवैत से फिर वापस बी को आई पेमेंट। अब एग्जैक्ट डायरेक्ट पेमेंट की जा सकती थी, बिला वजह कम्प्लेक्स किस लिए किया गया? ताकि ऑडिटर इसके पीछे भागता 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 थक जाए, एंड पे आके कहे यार सही ट्रांजैक्शन होगी, आगे चलो इसको छोड़ो, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में खास तौर पर यह टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ट्रांजैक्शन को बिला वजह कम्प्लेक्स किया जाता है। फिर कंसीलिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को बताया नहीं हमारे खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है, ऑडिटर को बताया नहीं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ताकि वो इनको अलग से डिस्क्लोज ना करवा सके, उनकी प्रोविजन ना रिकॉर्ड करवाए। ये कुछ फेवरेट तरीका वारदात है मैनेजमेंट के, जो मैनेजमेंट किस लिए करती है? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। अब आते हैं बेसिकली एरर फ्रॉड की टाइप्स तो समझ आ गई हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। फ्रॉड के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? अब देखिए, ये मैं ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, चैप्टर 2 वाली, स्पेसिफिक फ्रॉड वाली कर रहा हूं। कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करना मैनेजमेंट की है, प्लस मैनेजमेंट के साथ साथ दोषारोपित गवर्नेंस की भी है कि वो मैनेजमेंट में नजर रखे। क्यों?
क्योंकि अब की बार मसला सिर्फ दूसरे लोगों से नहीं, मैनेजमेंट से भी है कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के जरिए से वो टेक्निक्स यूज करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड ना कर दें। तो दूसरों पे नजर रखेगी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट पे नजर रखेगा दो शाफिक वाला। अच्छा, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? सुने, प्राइमरी रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी एरर फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने की ऑडिटर की नहीं है। ऑडिटर की तो रिस्पांसिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम रियल मिसस्टेटमेंट एंड फ्रॉड। हाँ, लेकिन ऑडिटर की इतनी रिस्पांसिबिलिटी है क्या? अब जरा गौर से सुनिएगा कि वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे। कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? जो चैप्टर 10 में किए थे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। नहीं, वो नहीं, वो तो जनरल वाले थे, वो तो एरर वाले थे। यहाँ पे वो वाले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे जो स्पेसिफिकली है क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? रिस्क ऑफ फ्रॉड। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या फ्रॉड के हवाले से? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड। अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने आ जाए, अगर, अच्छा यहां पे एग्जाम में रखेगा, फिर रिमाइंड करवा दो, अगर वो कहे ना बताए प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो वो प्रोसीजर लिखेंगे। अगर कहे प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ फ्रॉड, ये डिफरेंट हो जाएगा। प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई और कंसेप्ट है, प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाइंग और कंसेप्ट है। अगर तो रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर नहीं आता, अच्छा अब देखिए, हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस लिए? वो प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? प्रोसीजर हो सकते हैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे। क्या इंक्वायरी करेंगे? भाइयों, आपने रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, आपका क्या ख्याल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ऑफ फ्रॉड हाई है कि लो है? वो कहेंगे सर लो। हम कहेंगे अच्छा, कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई किया तुम लोगों ने? नहीं किया। अच्छा, क्या आपने अपना कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट किया कि फ्रॉड करना बुरी बात है, इससे दोजख में जलोगे? ये कोड ऑफ कंडक्ट कम्युनिकेट किया हो तो फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या होगा? कम हो जाएगा। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसका ज़मीर जागता होगा। 10 लोगों में एक बंदा भी आ जाए ना, 10 लोगों को मुसीबत डाल देता वो साथ आना मिले, ट्रांजैक्शन सेग्रीगेटेड ड्यूटी स्टेट कंप्लीट नहीं होता। इंक्वायरी करें मैनेजमेंट से, दूसरे लोगों से। क्या है और क्या इंक्वायरी हो सकती? भैया पूरे साल में आपको कोई खबर मिली, सुनगुन मिली कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है? किसी ने चुपके से आके कान में कहा हो कि मिस्टर बी ने फ्रॉड किया है, उसने जो नई कोठी ली है वो कमीशन लेके लिया है? अगर इस तरह की कोई एलिगेशन है, हमें बता दीजिए। एक तो रिस्क असेसमेंट हम किसी को नहीं बताए। हाँ, एक तो ये हो गई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इंक्वायरी। फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर में ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए ना, चैप्टर 10 में पढ़ा था, ज्यादा फ्लक्चुएशन, सेल्स पिछले साल की निस्बत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी इंडिकेट कर रहा होता। और कहता है सबसे अहम चीज, ये तो इंक्वायरी, ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ढूंढो। क्या ढूंढो? फ्रॉड रिस्क फैक्टर ढूंढो। फिर बताया क्या ढूंढो? फ्रॉड रिस्क फैक्टर ढूंढो। फिर बताया क्या ढूंढो? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जिस तरह चैप्टर 10 में हमने लिस्ट पढ़ी थी कि इन सिचुएशन में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्रीज होता है, याद है? रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स, उसकी लिस्ट थी। रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स, उसकी लिस्ट थी, कैलकुलेशन के जरिए, याद है? रिस्क आइडेंटिफाई करना सीखा था, रिस्क फैक्टर की लिस्ट बना दी थी ना, ताकि एक दफा जब आप पढ़ लें, केस स्टडी में रिस्क यूज हो, आपको आसानी से समझ लग जाए ये रिस्क है। उसी तरह की फ्रॉड से रिलेटेड भी लिस्ट है। कहता है देखो कि उस लिस्ट में से कोई रिस्क फैक्टर इस क्लाइंट में मौजूद है कि नहीं। उस फ्रॉड रिस्क फैक्टर की भी लिस्ट है।
जैसे वो कहता है कि अगर क्लाइंट की इन्वेंटरी प्रीशियस एंड पोर्टेबल होगी, रिस्क ऑफ फ्रॉड है, चोरी हो सकती है। अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल वीक है, सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे, फिजिकल सेफगार्ड्स नहीं है, रिस्क है, चोरियां हो सकती हैं, फ्रॉड हो सकता है। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर की लिस्ट पढ़ो और देखो कि क्या इस क्लाइंट में रिस्क ऑफ फ्रॉड है। अगर एक रिस्क ऑफ फ्रॉड है, एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, रिस्क बढ़ जाएगा, 2 है और बढ़ जाएगा, 3 है। अगर हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, अब बाकी वाले प्रोसीजर को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं, अहम वाले प्रोसीजर को सामने लेके आगे चल रहा हूं। अगर हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से पता चले फ्रॉड रिस्क फैक्टर कोई नहीं, तो गुड न्यूज, यहीं पे ऑडिट खत्म, चैप्टर खत्म। लेकिन अगर पता चले रिस्क ऑफ फ्रॉड है, तो बताइए चैप्टर 10 में क्या पढ़ा था? रिस्क ऑफ फ्रॉड रिस्क एट असर्शन लेवल है कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है? पहले हाथ उठाना था फिर बताना था। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए ओवरऑल अप्रोच है या टेस्ट ऑफ कंट्रोल? कहता है अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाए, ओवरऑल अप्रोच। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया, ओवरऑल अप्रोच से अगर पता चले फ्रॉड भी है, देखिए ध्यान में रखिएगा, यहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है, फ्रॉड नहीं, रिस्क ऑफ फ्रॉड। हमने ओवरऑल अप्रोच परफॉर्म की, ज्यादातर प्रोसीजर ईयर एंड पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज कर दिया, मटेरियलिटी लेवल रिड्यूस कर दिया, मोर एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट टीम लेके गए। ओवरऑल अप्रोच से अगर हमें पता चले फ्रॉड नहीं है, तो फिर ठीक है, रिस्क इंक्रीज हुआ था, लेकिन चूंकि फ्रॉड कोई नहीं है, खत्म। लेकिन अगर पता चले फ्रॉड है, तो फिर क्या करेंगे? पहले कम्युनिकेट करना है, किसको? मैनेजमेंट को। कौन सी मैनेजमेंट को? जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, उससे एक लेवल ऊपर। और अगर पता चले कि फ्रॉड सिग्निफिकेंट है, 2 चावी गवर्नेंस को भी। और अगर पता चले फ्रॉड ऐसा है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है रिपोर्ट करना, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट भी करेंगे। ये तो हो गया कम्युनिकेशन, किस किस को करनी है? मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कब करनी है? रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। 2 चावी गवर्नेंस को कब करनी है? जब सिग्निफिकेंट हो या मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो। हमारे ऑडिट में क्या इफेक्ट होगा? अगर फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो हमारी रिपोर्ट भी मॉडिफाई हो जाएगी। और अगर उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। और एक्सट्रीम केस में विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये भाई अच्छा, अब देखिए भाई आखिरी 5 मिनट हैं, और भाई यहां तक सारी कहानी समझ आई। इसमें सबसे अहम चीज क्या है भला? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये कंसेप्ट है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? वो फैक्टर्स, वो सिचुएशंस जहां पे जो फ्रॉड को इंडिकेट कर रही होती हैं। जैसे रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है ना, ऐसी सिचुएशन जिनकी वजह से मिस स्टेटमेंट होने का चांस बढ़ जाता है। उसी तरह रिस्क ऑफ फ्रॉड भी है, ऐसी रीजन जिनकी वजह से फ्रॉड होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी सर्कमस्टेंसेस, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। जरा देखिए, आइए, पेज है हमारा 192, शाबाश 192, उसमें है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। बताइए सिर्फ मिस एप्रोप्रिएशन के हैं कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के भी हैं? और आगे 3 टाइप्स हैं। इंसेंटिव, या प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। इंसेंटिव का मतलब होता है वो रीजन जिसकी वजह से फ्रॉड किया गया। नई गाड़ी चाहिए। अपॉर्चुनिटी, भाई मौका भी होना चाहिए, मैं कैशियर हूं तभी कैश में फ्रॉड कर सकूं, मैं इन्वेंटरी मैनेजर हूं तभी इन्वेंटरी दायरा कर सकूंगा। एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन, हायर मैनेजमेंट का रवैया जूनियर एम्प्लॉइज के साथ अच्छा नहीं होता, दबा के रखते हैं उन्हें, उनकी इंसल्ट करते हैं और एम्प्लॉइज को बिला वजह खड़े खड़े निकाल देते हैं।
इस वजह से। अब अगर आप कहें तो आपको टाइम थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। एक स्टोरी सुनाओ मूवी की, एक सीन सुने। नहीं भाई, जो भी है आप जो जेन में आई आप उससे गुजारा कर लें। हीरो बता रहे होते हैं कि लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। शुरू में दिखाते हैं कि हीरो का एक बड़ा भाई है, वो उसकी परवरिश करता है और हीरो थोड़ा निकम्मा, मतलब होता जवान लेकिन निकम्मा, बच्चों के साथ खेलता, टाइम जाया करता है। उसका भाई एक फैक्ट्री में काम करता है और जो उसकी भाभी माँ होती है वो भाई उसको डांटने की कोशिश करता है, भाभी माँ उसको प्रोटेक्ट करती है, वो कहते हैं नहीं नहीं इसको कुछ ना कहे। अच्छा क्या होता है, फैक्ट्री में एक दफा मशीन में उस भाई का जो है ना वो हाथ आ जाते, कट जाते हाथ, वो काम नहीं कर सकता, वो घर बैठ जाता है। तो उसको अब कहता है कि जी अब तुम काम करो, भाई की जगह पे फिर वो फैक्ट्री में जाता है। अल्लाह की करने होते क्या है कि वो कुछ 2-3 महीनों के बाद भाभी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि फौरी ऑपरेशन की जरूरत है, उसके लिए 50,000 रुपया लगेगा। अब हीरो क्या कहता है, उसके पास 50,000 रुपये कहां से, गरीब होते हैं वो सेठ के पास जाता है जिसकी फैक्ट्री होती है। अब उन्होंने सीन क्रिएट करना होता है। जिस वक्त वो सेठ के कमरे में जाता है उस वक्त सेठ अपनी तिजोरी खोल के उसमें नोट गिन रहा होता है और वो कहता है सेठ साहब आपके इस दौलत की बहती गंगा में चंद कतरे मुझे भी दे दीजिए, भाभी माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर फौरी तौर पे इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगी। और सेठ आप मेरी तनख्वाह में से पैसे आहिस्ता आहिस्ता काट दीजिए। और सेठ ने कहा भाई तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काटने लगे 100 साल हो जाएंगे, लोन नहीं उतरेगा तुम्हारा, भाग जाओ। वो धक्के देकर उसे निकलवा देता है। अच्छा हीरो क्या करता है फिर, हीरो घर नहीं जाता, वो रात का इंतजार करता है। जैसे ही रात के 2 बजते हैं सीढ़ी लगाता है दीवार के साथ, जंप लगा के दूसरी तरफ, जंप लगा के उधर जाता है। फिर सेठ साहब के करीब भी पिस्टल रखा होता है, वो पिस्टल पकड़ के सेठ साहब को कहता है उठा के, सोया होता है, उठा के कहता है अब सेठ कहता है ठहरो अभी देता हूँ, जितने पैसे तुम्हें चाहिए उतने देता हूँ। उसके बाद अब देखे, लेकिन सेठ के देखे कंट्रोल्स वीक थे। पहला फिजिकल एक्सेस कंट्रोल वीक था। और भाई दीवार है, उधर कोई खारदार तारे लगाओ और कोई कुत्ते 2-4 दौड़ा दो उधर, और कोई गार्ड बैठा हो, कुछ भी नहीं था। और फिर उसने अपने रिसोर्सेज ओपन रखे हुए थे और पिस्टल साइड की टेबल पे रखे बैठा हुआ था, चोर आया था उसका सामने हो। लेकिन उसके कंट्रोल इतने भी वीक नहीं थे। तिजोरी में साइड में उसने बटन लगाया हुआ था, उसने तिजोरी खोल के बटन दबाया, 1 मिनट में पुलिस आ गई। पकड़ के ले गई उसको। इसके बाद कहानी बिल्ड होती है, वो जेल में जाता है, उसको आगे उधर उस्ताद मिलता है, वो उसकी ट्रेनिंग करता है, वो आगे बाद वाला हिस्सा। मुझे इतना बताइए यहाँ तक नहीं यहाँ तक की केस स्टडी जो हमने डिस्कस की, मुझे बताइए इसमें एग्जांपल कौन सी है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल बॉडी की? मिस एप्रोप्रिएशन, करेक्ट। अच्छा मुझे बताइए जहां भी फ्रॉड हो वहां पे 3 रीजंस हो सकती है, इंसेंटिव, 3 चीजें हो सकती है, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड और रेसलेशन। इस केस में फ्रॉड का इंसेंटिव क्या था? भाभी माँ की जो तबीयत खराब हुई थी। अपॉर्चुनिटी क्या थी? अपॉर्चुनिटी उसने सेठ ने अपना हैवी कैश इन हैंड रखा हुआ था, बैंक में पीरियडिकली जमा नहीं करवा रहा था, ये अपॉर्चुनिटी थी। और एटीट्यूड क्या था? उसको लोन देने से इनकार करना और धक्के दे के निकलवा देना, ये एटीट्यूड रेशनलाइजेशन था। विद इन द कंपनी में भी याद रखिए, अगर किसी के घर में कोई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, पैसे चाहिए, कंपनी लोन देने से इनकार कर देती है, ये है इंसेंटिव या प्रेशर। और अपॉर्चुनिटी क्या है? कैशियर था, सारा दिन कैश उसके हाथ से आता जाता है, वो उसमें फ्रॉड कर सकता है। एटीट्यूड रेशनलाइजेशन क्या है कि हायर मैनेजमेंट जो है वो जूनियर एम्प्लॉइज को एप्रोप्रिएटली ट्रीट नहीं करती, ठीक है, उनको जॉब से निकाल रही है। इंटरनल कंट्रोल वीक होना, ये भी बहुत बड़ी वीकनेस है, ये अपॉर्चुनिटी है कंट्रोल्स की। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपको इस तरह के, जिस तरह चैप्टर 10 में लिस्ट दे दी थी हमने और जितने भी क्वेश्चन थे तकरीबन सारे उसी लिस्ट में से रिस्क आ रहे थे, इसी तरह फ्रॉड रिस्क फैक्टर की भी लिस्ट दे दी जाए, जो एक दफा पढ़ लें और समझ लें, अभी याद ना करें, क्या करें, पढ़ लें और समझ लें फ्रॉड रिस्क फैक्टर की लिस्ट। क्यों? ताकि केस स्टडी में जब आए फौरन पहचान ले। ये तो उधर पॉइंट लिखा हुआ था, रिस्क ऑफ फ्रॉड राइज हो रहा है, तो बता देनी चाहिए लिस्ट, आपको रेडीमेड करके दे देनी चाहिए, सिर्फ आपने पढ़ना है, ढूंढनी नहीं है। ये लिस्ट है पेज 192 पे और 193 पे, पेज 192 पूरा, 193 आधा। अब आपके लिए नहीं, रटा भी नहीं लगाना, क्योंकि 95% चांस है कि आप केस स्टडी पूछेगा, रटे के बारे में कल पूछेगा, कल बताऊंगा। आपने इसको पढ़ना और समझना है, समझ आ जाए टिक लगाना है, समझ ना आए कल मैंने टिक क्रॉस चेक करना है।
आगे सुने, आपके लिए एक गुड न्यूज, एक बैड न्यूज। गुड बैड न्यूज सारे का सारा याद नहीं करना आपने, लेकिन जो क्या रटे वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक कैटेगरी में से 2-2 3-3 एग्जांपल हस्बे तौफीक, हस्बे इस्तात, हस्बे जायका याद कर लीजिएगा। 2-2 3-3 एग्जांपल क्लियर होगी। बैड, अच्छा ये बैड थी। गुड न्यूज देखें, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ज्यादा चांस है 95% क्या केस स्टडी पूछेगा। आपको याद है हमने 2 लेवल ऑफ रिस्क पढ़े थे, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट एग्जर्शन लेवल। आपको पता है रिस्क की 3 टाइप्स पड़ी थी, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। लेकिन आपने केस स्टडी की, क्या क्वेश्चन में वो ये कहता था रिस्क आइडेंटिफाई करो और ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर मुझे बता दो, कि आपसे वो लेवल्स ऑफ रिस्क और कंपोनेंट ऑफ रिस्क भी पूछता था? लेवल या कंपोनेंट नहीं पूछता था ना। उसी तरह कंसेप्ट में आपको बता रहे हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। कंसेप्ट में बता रहे हैं इंसेंटिव है, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड है, लेकिन केस स्टडी में मिक्स करके पूछेगा। आपने सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना होगा ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि नहीं है। ये नहीं बताना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी में है, ये मिस एप्रोप्रिएशन में है या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ये इंसेंटिव में है, अपॉर्चुनिटी, ये नहीं बताना होगा। इसका मतलब हमारे लिए समझना ज्यादा अहम है, याद करना इतना अहम नहीं है। एहतियातन 2-2 3 दिन याद कर लेंगे, लेकिन इतना अहम नहीं। तो आज घर जाके पढ़ लेंगे। अच्छा, जब आप घर जाके फ्रॉड रिस्क फैक्टर सारे पढ़ लेंगे, सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड पढ़ लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आई कैप का केस स्टडी आप सॉल्व करने के काबिल हैं कि नहीं? बताइए कैसे पता चलेगा? आप तो परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे मेहनत की, पता ही नहीं चला कि तीर निशाने पे लगा कि नहीं लगा। तो ये देखने के लिए कि एग्जाम फोकस प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं, हम आई कैप की केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 क्वेश्चन, ये 40 से 45 मिनट में हल हो जाएंगे, रिटन फॉर्म में करना है। क्वेश्चन सुने, वॉल्यूम 1 में अपेंडिक्स में से 3 केस स्टडी है, केस स्टडी 1 2 3।